तो हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बस जस्ट 2 या 3 मिनट में आप पूरी बात समझ जाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आपको जल्दी हो तो वीडियो को स्पीड बढ़ा लेना और देख लेना 1.5 करके। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर ज़्यादा जल्दी हो तो। ठीक है, तो अपने पास मान लो एक स्प्रिंग है। ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और इसका मास यम है। ठीक है, के और इसका मास एम है। अगर ये आइडियल स्प्रिंग है तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगी। कौन से लॉ को फॉलो करेगी? हुक्स लॉ को फॉलो करेगी। और हुक्स लॉ क्या होता है? माइनस का के एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ में वेक्टर, मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो। दोनों फोर्स हैं तो दोनों को इक्वल कर दो। तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है अपने पास? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द सेकंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका जो भी सॉल्यूशन आता है वो होता है। अब आप बोलोगे कि ये सर हम सोल्व करेंगे। नहीं, सोल्व नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ये आता है इसका सॉल्यूशन। कोस, यहाँ पे कोस है। ठीक है, ये कोस है। मतलब अपने पास अगर ये वाली वैल्यू कहाँ से आई? इसको सोल्व करके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया, तब ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब इससे इससे अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको एक बार डेरिवेट करेंगे तो इसका वेलोसिटी आ जाएगी। उससे अपन इससे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास? मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम से अपन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अपन इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे तो बार डेरिवेटिव कर देंगे, अवकलन कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास? एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फोर्स से। ठीक है, ऐसे आ जाएगी। तो मतलब एक एग्जांपल तो ये हो गया कि ये इसका क्या है? पासवर्ड। जैसे कि आप मुझे आपके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मुझे आपके मोबाइल का पहले पासवर्ड पता होना चाहिए, तब आपके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊंगा। किस व्हाट्सएप में किस किस ने क्या क्या चैट कर रखी है, किस किस से चैट कर रखी है। समझ रहे हो बात को? तो ये वाला बात मैं निकाल पाऊंगा। और एक उदाहरण देता हूँ मैं। दैनिक जीवन से एक उदाहरण उठा लेता हूँ। जैसे कि आधार कार्ड है। ठीक है, आधार कार्ड है आपका और उसमें आपका आधार नंबर रहता है। ठीक है, आधार नंबर रहता है। तो अगर गवर्नमेंट को आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट हो गए। ठीक है, आपकी रेटिना रेटिना की स्कैन हो गया। ठीक है, आपका फिंगरप्रिंट, रेटिना का स्कैन, आपका नाम, पता, गांव कौन सा है, कहाँ पे रहता है, कौन सा देश है, देश में मतलब कौन सा स्टेट है। तो ये सब पता करने के लिए उसको बस एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है और क्या है? आपके आधार नंबर। ठीक है, ये इसी इक्वेशन का आधार नंबर, इस वाले सिस्टम जो भी है, क्लासिकल सिस्टम है, इसका आधार नंबर क्या है? ये वाला। मतलब एक तरीके से इसे पासवर्ड मान लो आप। पासवर्ड ये इसका पासवर्ड क्या है? ये वाली इक्वेशन। तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स का आधार नंबर क्या होगा? क्वांटम मैकेनिक्स का आधार नंबर है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स का आधार नंबर है। कैसे है क्वांटम मैकेनिक्स का आधार नंबर? ये कैसे आता है? इसको निकालना पड़ता है। अलग अलग टाइम के लिए ये अलग अलग होता है। ये फंक्शन होता है साइन, पोजीशन एंड टाइम का। अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग होता है। क्यों नहीं है कि अभी एक बार निकाल लिया तो फिर बाद में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर टाइम के लिए हर बार अलग अलग निकालना पड़ता है ये। ठीक है, ये इसका आधार नंबर, इसको इसका आधार नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी सिस्टम है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके लिए अपन अपने पास क्या होना चाहिए? वेव फंक्शन होना चाहिए। वेव फंक्शन कहाँ से आएगा? वेव फंक्शन ये वाला आधार नंबर कहाँ से आया था? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये वाला आधार नंबर भी
क्वांटम मैकेनिक्स के आधार नंबर भी कहाँ से आएंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आएंगे, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वे लेक्चर में बताई थी, dt इज इक्वल टू माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का b साइन b। तो v क्या होता है यहाँ पे, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। साइन वेव फंक्शन होता है और यहाँ पे एच कट है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, इससे ये आ जाता है वेव फंक्शन आ जाता है, इससे क्या आता है वेव फंक्शन, इसका आधार नंबर क्या होता है, इससे आता है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। अपन जो क्वांटम, मान लो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी सिस्टम है, जैसे कि आपने प्रोटॉन के बारे में जानकारी लेनी है, प्रोटॉन के बारे में जानकारी लेनी है, तो अपन को पहले उसका वेव फंक्शन पता होनी चाहिए, तब वो जाके अपन उसकी एनर्जी मोमेंटम निकाल पाएंगे, ठीक है। ये इसका आधार नंबर होना चाहिए, ये होता है, ये मैंने बता दिया आपको, पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन होता है। ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला टॉपिक। ये वाला टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी था, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा वन डायमेंशन के लिए क्या आएगा, एक्स टी, ठीक है। ये वन डायमेंशन के लिए हो गया, और थर्टी थ्री डायमेंशन के लिए हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आएगी आपको यहाँ तक। ये वाला ये वाली जो क्वांटिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई फिजिकल मीन्स नहीं होता, मतलब इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। अगर इसको अपन इसके संयुग्म से साइन स्टार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका संयुग्म आ जाए, तो इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस आ जाएगा। वो सिग्निफिकेंस कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल ले लो, साई ले लो, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, और साइन स्टार ले लो आप, ए माइनस आयोटा बी। इसका कंजुगेट निकालने के लिए आयोटा का चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सिंपली अपने पास ये क्या होता है, साइन साइन स्टार होता है, ये कैसे आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आयोटा ए बी, है ना, और इसको इससे कर देंगे तो माइनस के आयोटा ए बी, ये इससे कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए। इसके सिग्निफिकेंस को बताने के लिए पहले कौन कौन आया था, सर श्रोडिंगर आए थे, श्रोडिंगर ने भी इसका बताया था सिग्निफिकेंस, पर उन्होंने क्या बताया था संख्या घनत्व, कण का संख्या घनत्व बताया था उन्होंने, जो कि स्टार प्रभाव पे लागू नहीं होता था, और वहां से ये वाला कट गया था, मतलब ये वाला नहीं माना जाता था, ठीक है। उसके बाद में है सर मैक्स बॉर्न, सर मैक्स बॉर्न ने बताया 1926 में सर मैक्स बॉर्न ने बताया था कि ये, ठीक है, साइन को साइन स्टार से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है अपने पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है जैसे कि आप रूम में बैठे हो, इस रूम में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है और इसमें कितने स्टूडेंट हैं, ये वाली आ जाएगी। अब इसका फिजिकल मीनिंग देख लो, वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन वन डायमेंशन के लिए अगर मान लो इसका फिजिकल मीनिंग होता है साइन बी स्क्वायर टू बी dx इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द particle probability of finding the particle between a and b at any time at any time। ये तो हो गया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर मान लो अब इसका वक्र खींचते हैं अपने पास, ठीक है, इसका कर्व बनाते हैं अपन, तो क्या मान कोई सा भी कर्व बना सकते हो आप, बस ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये 1 डायमेंशन के लिए निकाल रहा हूँ मैं, एक्स आ जाएगा। बस ये नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए ये नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसका कर्व मान लो निकालते हैं अपन, बनाते कुछ भी बना लेना, कुछ भी बना सकते हो आप। मान लो यहाँ पे ए ये आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। अब इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा, दिस पर्टिकुलर एरिया, तो इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया क्या आएगा अपने पास, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, द गिवन रीजन give probability of particle in that given time। ये इसका आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एट दैट गिवन टाइम, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, एट दैट गिवन टाइम। अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग आएगा। अगर आपको थोड़ी देर बाद निकालना है तो उसी टाइम पे उसका वेव फंक्शन फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद आपको निकालना होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस ये क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ एलिमेंट है। इधर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, ये तो लेंथ आ गई, ठीक है, लेंथ का एलिमेंट आ गया, तो इसका लेंथ इनवर्स होना, इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ इनवर्स, ठीक है। लेंथ इसकी यूनिट लेंथ इनवर्स होगी, इसी प्रकार सेम टू सेम, इधर यहाँ पे सेम टू सेम, ए से बी, बी से सी, यार क्या 0 to A, 0 to B, 0 to C, क्या जाएगा अपने पास, आर टी। 3 डायमेंशन के लिए यह आ जाएगा probability of finding the region, finding the particle in volume, in that given volume of side A B C, ठीक है। अगर मान लो कोई रूम है, ये रूम में मान लो इसका वॉल्यूम एलिमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। इसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो और इसकी साइड है क्या है, ए बी सी, मतलब एक्स वाई जेड इसके ए बी सी है, ठीक है। इसके जो डायमेंशन है वो ए बी सी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टोर का आ जाएगा, जो कि लेंथ एलिमेंट होगा। मान लो आप क्लास रूम में बैठे हो, अपन सब क्लास रूम में बैठे हैं, तो क्लासरूम का एक छोटा सा पार्ट ले लो, उसे वॉल्यूम एलिमेंट ले लेना। वॉल्यूम एलिमेंट की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम होगी, ठीक है। इधर यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसको भी यूनिटलेस बनाने के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी वॉल्यूम इनवर्स हो जाएगी, मीटर माइनस 3 क्यूब हो जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट और इसकी मीटर क्यूब है इसे, तब जाके डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी ये वाली। तो मतलब अब आपने क्या क्या पढ़ा, क्रस्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, क्रस्ट ऑफ द स्टोरी ये एक चीज है कि अपन को किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए अपने पास वेव फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। अलग अलग टाइम के लिए वेव फंक्शन अलग अलग होगा। आपने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ा दिया, मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस देख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, और एंड लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस यूट्यूब चैनल को, एंड थैंक यू।